हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम एमपीसी 003 के ब्लॉक 1 के यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आप देखकर आए होंगे और ये वो टॉपिक था रोरशाइंग ब्लॉक टेस्ट, जिस पर मैंने अपना वीडियो वहाँ पे स्टॉप किया था क्योंकि टॉपिक यहाँ से बिगिन हो रहा था, रोरशाइंग ब्लॉक टेस्ट। तो इसके बारे में कुछ बातें तो हमने की थी, उनको मैं क्विकली समराइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोरशाइंग ब्लॉट टेस्ट पर 10 मार्कर का पूरा फुल क्वेश्चन आता है और आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ेंगे, वीडियो को ऑफिशियली बिगिन करते हैं। हार्मन रोरशा, जो कि एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया था 1921 में, जिसमें 10 इंक ब्लॉट्स थे, 5 ब्लैक इंक पर बनाए गए थे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 5 बनाए गए थे कलर्ड इंक के साथ में, जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट ही था। रोरशा टेस्ट की हेल्प से हम इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को मेजर करने में भी ये यूज होता है, इसके अलावा बाकी के क्रिएटिविटी को यूज करने में भी ये यूज होता है, असेस करने में। ये जो टेस्ट बनाया गया था, इसमें काफी सारे इंक डॉट के जो टेस्ट थे वो एडमिनिस्टर किए गए थे डिफरेंट साइकेट्रिक ग्रुप पर, जिसकी हेल्प से ये पता चल पाया था कि क्या उसके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। और डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम भी डेवलप किए गए थे, जो आज भी स्कोरिंग सिस्टम आंसर की तरह से यूज होते हैं जब ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। ये जो टेस्ट है, इसमें पर्सन को सिंपली पहले एक कार्ड को लेकर उसके बारे में बताना होता है कि वो क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये भी बताना होता है, लेकिन बाद में एक्सप्रेशन की हेल्प से। पर शुरुआत में उसको ये बताना होता है कि वो उस कार्ड में देख क्या रहा है, क्या चीज उसको नजर आ रही है। उसके एक एक पॉइंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है कि उसने पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व किया है, उसके किसी पार्ट को ऑब्जर्व किया है, क्या क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। वो सब कुछ करने के बाद रिजल्ट पर धीरे धीरे पहुंचा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। हर कोई इसको अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इसकी हेल्प से मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस किया जा सकता है, बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 कंपोनेंट्स कह सकते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर, इंक्वायरी एंड स्कोरिंग। इन तीनों से मिलकर रोरशा टेस्ट कंप्लीट होता है। ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट हैं। यहां तक बात हुई थी, अब यहीं से आगे हम बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जब भी पर्सन को कोई कार्ड दिखाया जाता है एक ब्लड टेस्ट में, तो उस पर्सन से पूछा जाता है कि उससे उस कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है। ये चीज हम यहाँ पर नोट करते हैं। द एग्जामिनी इज आस्क्ड टू गेट सीटेड एंड रेपो एस्टैब्लिश विद हिम। सबसे पहले उसको क्लाइंट को क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू थिंक दिस कुड बी। जो कार्ड दिखाकर उससे पूछा जाता है कि आप इसमें क्या देखते हैं। During the process, the examinee needs to be careful about the following things. Reaction time, which means the time gap between the card presentation and examinee's response. आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये चीज कही थी कि हम जब कोई प्रोजेक्टिव टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उस टेक्निक में हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें जो आंसर है वो इमीडिएट लेना है, सोचने का बहुत मौका नहीं देना है। तो रिएक्शन टाइम उसी को हम कहते हैं कि कितनी देर में रिएक्शन निकल कर आया, which means the time gap between the card presentation and examinee's response. Exclamations and comments are excluded from scoring. Position of the card is also taken account of while examinee is responding and are scored as इस तरीके से हम इसको स्कोर करते हैं depending on the direction in which the card is turned. तो किस तरीके से कार्ड की पोजीशन को रखा गया है ये भी मैटर करता है, इसको भी नोट किया जाता है। The responses are recorded verbatim for the reason that the examiner can read it and analyze the same effectively. जो रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उनको रीड कर सके और उनको एनालाइज कर सके आगे चल के। द टोटल टाइम फॉर विच द कार्ड इज केप्ट बाय द सब्जेक्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, कि यानी कितना टाइम उसने टोटल लिया ये भी नोट किया जाता है। टाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में। जब पहली प्लेट कंप्लीट हो जाती है, द सेकंड प्लेट इज गिवन, मतलब जो कार्ड है उसकी बात हो रही है, is given to the examinee and similarly all the 10 cards are presented in a sequential manner. एक एक करके उसको सभी कार्ड दिए जाते हैं। The total number of responses is also termed as response productivity ratio and is coded as R. जो टोटल नंबर responses हैं उनको हम क्या कहते हैं, response productivity ratio RPR, या फिर उसको R से कोड करते हैं। On a Rorschach protocol, for most adults the score varies from 15 to 30. Vague and uncertain responses by the examinee is noted down to be clarified in the second stage of administration, that is the inquiry stage. तो पहली स्टेज में पर्सन ने कितना टाइम लिया, किस तरह से उसको उसका इंटरप्रिटेशन दिया या उसके बारे में बताया, ये सारी चीजें यहाँ पे नोट की जाती हैं। लेकिन सेकंड स्टेप जो होता है जिसको हम इंक्वायरी कहते हैं, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है
Inquiry is the second stage of administration of the Rorschach test. It is taken up after obtaining responses on all the 10 cards during performance proper. पहला स्टेप जो कि परफॉर्मेंस प्रॉपर था, इसमें रिस्पॉन्स लेने के बाद इंक्वायरी की तरफ आते हैं. द बेसिक पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी इज टू कलेक्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन for the accurate scoring of the responses. Hence, a location sheet is presented before the examinee, and he or she is asked to locate the part on the basis of which he has responded, so as to maintain a permanent record of the area of the blot using the subject and responding. अब समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. इंक्वायरी में क्या होता है कि पर्सन ने क्या देखा ये तो उसने बता दिया हमें परफॉर्मेंस प्रॉपर में, लेकिन इंक्वायरी में आके वो हमें ये बताता है कि उसने क्यों देखा और कैसे देखा. कोई भी चीज जिसको वो जो भी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, जो भी वो बता रहा है, उसके पीछे उसका थॉट क्या था, क्या उसको नजर आया, किस हद तक वो चीजें दिखी, हर चीज बहुत डिटेल में ली जाती है. कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो एक पर्सन प्रेजेंट करेगा उस इंक्वायरी के अंदर उसको काफी डिटेल में चीजों को बताना होता है. ठीक है, तो इस तरीके से इंक्वायरी का यहाँ पे वर्क हो जाता है. मतलब क्या देखा और किस हद तक देखा, क्यों देखा, क्या क्या पॉइंट्स देखे, उसके पीछे क्या क्या थॉट्स थे, वो सब आ जाते हैं. फिर आता है मेन काम जो है स्कोरिंग का, जो कि जाहिर सी बात है कैंडिडेट को तो नहीं करना होता है. शुरू के 2 स्टेप में उसका रोल होता है, लेकिन स्कोरिंग में उसका रोल नहीं होता. द मेजर डिफरेंसेस अमंग द वेरियस स्कोरिंग सिस्टम ऑफ द Rorschach टेस्ट फ्लरिश्ड इन 1930s to 1960s. There is also the focus of concern for Rorschach interpretation based either on the content of the responses or on their formal characteristics such as location, determinants, form quality and the various quantitative summaries derived from the responses. मतलब जो अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने आंसर दिए होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी. किसी के लिए लोकेशन, किसी के लिए डिटर्मिनेंट्स, फॉर्म क्वालिटी, सब कुछ बदलता जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स, राइट. तो scoring of location is important. Location refers to that part of the plot with which each response of the subject is associated. यानी कि किसी भी पर्सन ने पूरे प्लॉट में किस चीज पर फोकस किया वो उसकी लोकेशन कहलाती है. तो जब लोकेशन पर कोई पर्सन फोकस करता है तो किस पार्ट पे उसने ज्यादा फोकस किया, ये चीज समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं. अ कॉमन डिटेल और अ यूजुअल डिटेल हैज बीन यूज्ड बाय द रिस्पोंडेंट आर स्कोर्ड एज WDDDD. ये कोड्स हैं जो स्कोरिंग के टाइम पे यूज होते हैं. क्योंकि यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर तो स्कोर शीट है नहीं, तो उस तरीके से तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ. द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्स इंक्लूड फॉर्म, कलर, शेडिंग एंड मूवमेंट. कितना शेडिंग के पार्ट को उसने ऑब्जर्व किया, कितना इमेज को किया, कितना उसकी शेडो को किया, इन चीजों को जब फोकस करते हैं तो इस तरीके की कोडिंग वहां पे हम करते हैं. द रिस्पोंडेंट्स परसेप्शन ऑफ द ब्लॉट एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्कोर्ड इन कॉन्टेस्ट ऑफ मूवमेंट. अगर वो किसी चीज को मूवमेंट, मोशन की फॉर्म में देख रहा है, जैसे किसी चीज को मान लीजिए उसने कहा कि ये जो एरोप्लेन दिख रहा है जो उड़ रहा है, या ये जो नाव है जो चल रही है, ऐसी कोई भी चीज, कोई बर्ड है जो उड़ रहा है, तो उसको मूवमेंट का हम दे देते हैं टाइप. द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट इंक्लूड ह्यूमन मूवमेंट, एनिमल मूवमेंट एक्सेट्रा. कोई भी टाइप का मूवमेंट वो हो सकता है. द फॉर्म क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज मे डिपिक्ट द प्रिसीजन विद विच द रिस्पॉन्स मैच द लोकेशन यूज टू देयर ओरिजिनलिटी. कि जो फॉर्म क्वालिटी होती है ऑफ रिस्पॉन्सेज की, वो ये बताती है कि किस हद तक लोकेशन का यूज करके कैसा रिस्पॉन्स दिया गया है, उससे पता चलता है. द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टेंट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन Rorschach सिस्टम टू अनदर एक्सेप्ट सम मेजर रेगुलरली एम्प्लॉयड कैटेगरीज. सम ऑफ द मेन कैटेगरीज आर ह्यूमन फिगर, ह्यूमन डिटेल्स, एनिमल डिटेल्स. यहाँ पे क्योंकि जो Rorschach का टेस्ट होता है ना, इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन निकलता है उसमें इतनी बारीकियां हैं कि एक एक पॉइंट को जोड़ना, डॉट्स को कनेक्ट करना बड़ा काम है. मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम कोई पिक्चर किसी के सामने दिखा रहे हैं तो कोई भी पर्सन कुछ भी देख सकता है. तो आप समझ सकते हैं कि जो इसके आंसर्स की पॉसिबिलिटीज है ना, जिसको मैं आंसर की भी बोल रही थी अभी, उसमें न्यूमरस आंसर्स होते हैं, न्यूमरस पॉसिबिलिटी होती है. हमें उनको ज्वाइन करना होता है, हमें उनको कंबाइन करके रिजल्ट की तरफ पहुंचना होता है, विच इज रियली डिफिकल्ट. तो क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द Rorschach स्कोर्स इंक्लूड द एसोसिएशन ऑफ होल रिस्पॉन्सेज विद कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग. यही जो बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जो भी उसका क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सारे रिस्पॉन्सेज यानी सारे डॉट्स को कनेक्ट करके निकलेगा. द कलर रिस्पॉन्सेज गिवन बाय द सब्जेक्ट आर इंडिकेटिव ऑफ द सब्जेक्ट्स इमोशनैलिटी एंड फैंटेसी लाइफ. The entire response for all the 10 cards, including the inquiry, are integrated together to interpret the psychodynamics underlying the problem. सारे कार्ड्स को मिलाकर और सारे डॉट्स को जोड़कर हम फाइनली इस चीज पर पहुंच पाते हैं कि कहाँ तक उस पर्सन के जो अंदर की चीजें हैं वो हम बाहर निकाल पा रहे हैं. ओके. However, after a prolonged use of the Rorschach test as a psychometric instrument, some of the researchers found a number of difficulties. बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको यहाँ पे देखने को मिली. The 5 major Rorschach system in use developed in the United States shows vast differences which were documented by John A. Sterner.
तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर भी क्वेश्चन उठाती हैं, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं सही लगते हैं कि जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं तो हेल्प तो मिलती है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो एकदम ट्रू नहीं लगती, क्योंकि पर्सन की इंटरप्रिटेशन की डॉट्स को कनेक्ट करते वक्त पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अब वैसे भी कोई भी चीज है उसके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स तो निकल कर आते ही हैं। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। इजी नोट्स में मैंने आपको ये जो रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है इसके बारे में बहुत सारी चीजें वहाँ पे भी बताई हैं। वहाँ पे भी 10 मार्कर में कितनी आइडियल लेंथ होनी चाहिए उस हिसाब से वहाँ पे आंसर फॉर्म किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं होल्ड्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट की तरफ। ये भी एक इंक ब्लॉट टेस्ट है जो कि डेवलप किया था होल्ड्समैन ने, एन इंक ब्लॉट टेस्ट नोन एज द होल्ड्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय होल्ड्समैन इन ऑर्डर टू रिमूव द इनहेरेंट टेक्निकल डिफिकल्टीज जो कि रोरशा के टेस्ट में देखने को मिल रही थी, कि जो भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे वो अनलिमिटेड हो रहे थे। मैंने आपको भी बताया कि इतने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हो रहे थे कि वो लास्ट में डॉट्स कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। पुअर स्कोरर रिलायबिलिटी देखने को मिल रही थी। टू पैरेलल फॉर्म्स हैविंग 45 कार्ड्स बोथ कलर्ड एंड acromatic and markedly asymmetric। इस तरीके से 45 कार्ड्स यहाँ पर थे। वन रिस्पॉन्स पर कार्ड इज टेकन बाय द रिस्पॉन्डेंट। ईच रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय अ टू फोल्ड सिंपल क्वेश्चन। वेयर वॉज द परसेप्ट रिप्रेजेंटेड इन द ब्लॉट एंड वट वॉज द परसेप्ट सजेस्ट अबाउट द ब्लॉट। जब भी किसी पर्सन को एक कार्ड दिखाया जाता था यहाँ पे होल्ड्समैन के ब्लॉट टेस्ट में, तो दो ही चीजें यहाँ पे उससे पूछी जाती थी कि वेयर वॉज द परसेप्ट presented in the blot and what was the percept suggest about the blot। क्या उस ब्लॉट में आपको नजर आ रहा है, एक तो ये बताना है, और क्या उससे आपको सजेशन देना है, what suggestion comes out of that। all the responses are then classified under 22 response variables। और it has been found that many researchers that Holtzman test appears to be better than Rorschach test। काफी बेटर निकल कर ये आया, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये इतना ही मेंशन है आपके इसमें। बाकी एज अ कैटेगरी पूछी जा सकती है कि डिफरेंट टाइप के इंक ब्लॉट टेस्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें एक आप रोरशा को मेंशन करेंगे, इसको भी मेंशन करेंगे। जो TAT है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। मॉर्गन और मुरे का कलेक्टिव वर्क था यहाँ पे, जिन्होंने ये टेस्ट क्रिएट किया था। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में 20 पिक्चर्स होती हैं जो सभी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। द पीपल डिपिक्टेड इन द पिक्चर आर डेलिबरेटली ड्रॉन इन एम्बिग्यूअस सिचुएशन। ये पिक्चर्स इस तरीके से होंगी कि इस पिक्चर को देखकर एकदम से नहीं समझ में आएगा कि इसमें कहानी क्या है। फिर एक एक करके पिक्चर जो है वो क्लाइंट को दी जाती है और उनको देख के बताना होता है कि उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है उस कहानी में, उस पिक्चर में उन्हें क्या कहानी नजर आ रही है, ये उन्हें बताना होता है TAT में। द स्टोरी नरेटेड बाय द क्लाइंट इज इंटरप्रेटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। ये जो टेस्ट है इसकी हेल्प से उसको उन्हें उस कार्ड को देखकर क्या कहानी बना पा रहे हैं, वो क्या जो इमोशंस हैं हिडन वो निकल कर आते हैं। और पिक्चर कुछ भी हो सकती है, वहां पे फिलहाल 20 पिक्चर्स होती है जो दिखाई जाती हैं, और उसमें पिक्चर की हेल्प से पर्सन अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बताना होता है कि इस कहानी में उनको हीरो कौन दिख रहा है और किस सेक्स के कैरेक्टर को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे अगर एक पिक्चर है, एक नॉर्मल पिक्चर है जिसमें एक कोई लेडी बहुत सैड मोड में दिख रही है और आदमी थोड़ा हैप्पी मोड में दिख रहा है, तो यहाँ पे पर्सन किसको यहाँ पे विक्टिम की कैटेगरी में डालेगा, कौन हीरो होगा, कौन जो है वो ज्यादा सिंपैथी वाली सिचुएशन में वो डालेगा, ये सब देखने से पता चलता है कि उसकी अप्रोच किस तरफ ज्यादा है, राइट। और उसकी जो कंटेंट होता है स्टोरी का उसको एनालाइज किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि पर्सन के जो भी इमोशंस हैं, जो भी उसके चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, वही वो निकाल पाएगा, पर अपनी पर्सनैलिटी से उसको जोड़ा जाता है। तो थीमेटिक परसेप्शन टेक्निक जो होती है ये काफी यूजफुल है। बहुत सारे आजकल भी जॉब की सेटिंग्स में ये यूज होती है, इंटरव्यूज वगैरह में यूज होती है। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसका तो आपका सेकेंड ईयर में तीनों ब्रांचेस में ये करवाया जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है ये। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की हेल्प से कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में एक चीज ये अच्छी होती है कि पर्सन फ्री होता है अधूरी बात को पूरा करने के लिए। उससे अब अधूरी बात को पूरा करना होता है, जैसे आई फील वेरी शाय, है ना, आई फील वेरी ऑनर्ड व्हेन पीपल टॉक अबाउट मी, आई विश माई मदर कुड सी मी वर्किंग सो हार्ड। कुछ भी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो पर्सन जो भी आगे करे, अपने आगे लिखेगा, इसको कंप्लीट करेगा, उससे उसके इमोशंस, उसके रिफ्लेक्शंस का पता चलता है। और इसमें भी यहाँ पर भी क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रोच, यहाँ पे भी बहुत टाइम नहीं दिया जाता है कि पर्सन आराम से उसको लिखता रहे, करता रहे। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। वैसे तो हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट से हम इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स फीलिंग्स बाहर आते हैं, लेकिन हर एक की तरह से इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये नेचर में सब्जेक्टिव होते हैं, तो जो इनका इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता है। इतना डिटेल हो जाता है कि डिटेलिंग करते करते गलतियां भी हो सकती हैं। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा डिटेल में करी जाएगी
तो उसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस रहते हैं। रिलायबिलिटी वैलिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है यहाँ पे। कोई स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्किल्स नहीं है। आपने देखा कि हमने कहा कि बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, डिफरेंट टाइप के थॉट्स हैं, उनको असेंबल करना है, फिर उनसे रिजल्ट पे पहुंचना है, तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि चीजों का इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं आ पाता। पर्सन वेरिंग मूड में डिसाइड द पर्सन आंसर। हो सकता है जिस वक्त पर्सन ने सेंटेंस कंप्लीशन किया है उस समय वो बहुत एक्साइटेड हो, बहुत सारे आंसर बहुत पॉजिटिव लिख दे, या हो सकता है वो बहुत डिप्रेशन में हो, सारे आंसर बहुत नेगेटिव लिख दे, तो उसके मूड का भी फर्क पड़ सकता है, जिसकी वजह से स्कोरिंग में फिर रिजल्ट में फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्जामिनर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कई बार देखा गया है जो एग्जामिनर होते हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में बहुत ज्यादा, अगर बहुत डेस्परेट हो गए किसी पर्सन को लेके तो बहुत ही डीपर में चले जाएंगे, या उनका खुद का मूड नहीं हुआ तो चीजें बदल सकती हैं। आइजेंक ये कहते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी समराइज्ड एज दोज इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्टिव इंडिकेटर्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन एम्पेरिकल एविडेंसेस। इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट, टेस्टेबल थ्योरीज से डिराइव्ड नहीं है। उसके अलावा कोई मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज एंड आर इल डिजाइन भी मानी जाती हैं। इसमें ये भी माना जाता है कि नो एविडेंस शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, की कोई एक्सपर्ट और साइकियाट्रिस्ट इसको कर रहे हों, अगर कोई ऐसा पर्सन करेगा तो उसके रिजल्ट्स भी उसी तरीके से निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हो गए। इसके साथ ही ये पूरा टॉपिक ओवर हो पाएगा। बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है? जब हम किसी के बिहेवियर को असेसमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग, जैसे कि रेटिंग करना, रेटिंग की हेल्प से हम किसी के बिहेवियर को असेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन को उसको डेली टास्क को देखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसमें उसके हम बिहेवियर को असेस करने लगते हैं, तो वो बिहेवियरल असेसमेंट में आता है। बिहेवियरिस्ट अज्यूम दैट पर्सनैलिटी इज अ कंपोजिट सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। मतलब जो भी पर्सन रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बेसिस पर उसका जजमेंट होगा, राइट? तो वो काइंड ऑफ असेसमेंट बिहेवियरल असेसमेंट कहलाएगा। वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम पर्सन को कोई भी चीज डायरेक्ट करते हुए देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है जब हम उसको एक नेचुरल सेटिंग में किसी चीज को करते हुए देखें कि वो पर्सन प्रोफेशनली कैसे बिहेव करता है, तो उसके प्रोफेशन में उसको नेचुरली ऑब्जर्व करें, नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके अलावा अगर पर्सन को ये पता चल जाए कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कोई फ्रीक्वेंसी काउंट करके या रेटिंग स्केल का यूज करके भी हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन बिहेवियर इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट इज काउंटेड। कि कोई, जब हम किसी को पता चल जाए कि मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है, तब तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, हर चीज आपके सामने परफेक्ट नजर आएगी। लेकिन अगर उसे पता ना हो और उसी काम की उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखें, और तब हम देखें कि कंसिस्टेंसी है, जैसे किसी पर्सन को हम काइंड समझ रहे हैं या लोग उसे बहुत काइंड कहते हैं, पर हमने उसको डिफरेंट सेटिंग्स में देखा कि हाँ वो चीज उसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो वो फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, मतलब कितनी बार उस चीज को वैसा ही कर रहा है। और अगर हमें उसमें फ्लक्चुएशन दिख रहा है तो मतलब वो उसका ट्रू बिहेवियर नहीं है। बिहेवियरल असेसमेंट के लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बायस बहुत काम करता है। मतलब अगर मुझे कोई इंसान पसंद है, मुझे उसकी हर गलत चीज भी अच्छी लगने लग जाए, तो ये ऑब्जर्वर बायस हो गया, कि ऑब्जर्व करने वाले की तरफ से जो बायस होती है, राइट? ऑब्जर्वेशन मेथड में यही होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर कंट्रोल ना करा जाए तो कई बार गलत रिजल्ट्स की तरफ हमें लेके जाता है। कुछ पर्सनालिटी इन्वेंटरीज भी होती है जिससे पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। पर्सनालिटी इन्वेंटरी इज अ प्रिंटेड फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन अप्लाइंग टू ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि केटल्स का 16 पीएफ है, जब आप अपने MPCL 007 के प्रैक्टिकल में इसका यूज करते हैं, वैसे ऑनलाइन भी कंडक्शन होता है इसका, तो आप ये देखते हैं कि आप कुछ ऐसे पेपर फॉर्म में, टेस्ट बुकलेट फॉर्म में चीजों को यूज करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, उसमें भी यही होता है कि सेंटेंस कंप्लीट, एलन दुबे, अर्चना दुबे का जो टेस्ट है, उसमें पर्सन क्या करते हैं, वो एक फॉर्म दे देते हैं जिसको फिल करना होता है। तो ऐसी भी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होती है जहां पे पर्सन को कुछ आंसर्स देने होते हैं, जहां पे या तो आंसर यस नो में है, कैन नॉट डिसाइड, किसी भी फॉर्म में आंसर जो है वो निकलवाया जाता है। जहां पे क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं तो वो काफी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है, जैसे आई लाइक। अब आई लाइक के आगे कोई मैंगोज भी लिख सकता है, कोई आई लाइक टू प्ले भी लिख सकता है, आई लाइक माई सेल्फ भी लिख सकता है, तो कुछ भी लिख सकता है पर्सन, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन जहां पर हमारे यस नो वाले आंसर होते हैं, जहां पे चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, चॉइस बेस्ड होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। कैटल 16 PF एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, नियो PI बाय कॉस्ट एंड मैक्रे, यानी जो आपका नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होता है, ये भी एक टाइप का पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है जिसमें 5 फैक्टर मॉडल का यूज होता है। MBTI भी एक है जिसमें हम पर्सनैलिटी का प्रोसेस करते हैं। मतलब ये वो टेस्ट के नाम की बात हो रही है जिनकी हेल्प से हम पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। अगर आपसे
कभी ये पूछ लिया जाए कि 2-4 ऐसे पर्सनैलिटी को टेस्ट करने वाले स्केल्स का नाम बताइए जिनकी हेल्प से पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, तो एटलीस्ट आपको ये नाम पता होने चाहिए। और ये तीनों ही जो हैं ये फर्स्ट ईयर में मिलेगा, ये सेकंड ईयर में आपको दोनों टेस्ट देखने को मिलेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, ये अब आपको पता ही है। नियो पर्सनैलिटी इन्वेंटरी आपने 5 फैक्टर मॉडल पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था। 5 फैक्टर मॉडल में जो 5 डायमेंशंस होती हैं उसको इसकी हेल्प से मेजर किया जाता है। फिर एमबीटीआई की हेल्प से बहुत सारे कुछ डायमेंशंस होती हैं जिनको मेजर किया जाता है। पर्सनैलिटी की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। ईपीक्यू भी है, ईपीक्यू आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर की हेल्प से हम क्या करते हैं, वहां पे जो पर्सन की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं हमने पढ़ी थी, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म जो भी थी, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, डिफरेंट इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी, वो ईपीक्यू की हेल्प से की जाती है। फिर इन्हीं के अंदर आता है MMPI-2। कुछ MMPI-2 के बारे में भी जान लेते हैं। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। ये सेकंड वर्जन है, इसलिए MMPI-2 कहा जाता है इसे। ये काफी कॉमन पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है। इट टेस्ट स्पेसिफिकली द अबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स इन पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में अबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें 567 स्टेटमेंट होते हैं और वहां पे क्वेश्चन होते हैं दैट आई बिलीव आई एम बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट। तो आपको सिर्फ ट्रू, फॉल्स और कैनॉट से में आंसर करना होता है। 10 क्लिनिकल स्केल्स और 8 वैलिडिटी स्केल्स यूज होते हैं, सब स्केल्स यूज होते हैं। ईच स्केल टेस्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू मोर सीरियस डिसऑर्डर। डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को इन क्वेश्चंस की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। कैटेगरी वाइज उसमें क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 567 स्टेटमेंट किसी एक प्रॉब्लम के लिए तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे क्लिनिकल इश्यूज को इसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है, जब यहाँ पे ट्रू फॉल्स की हेल्प में आंसर लिए जाते हैं। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या क्या होती है? पर्सनैलिटी इन्वेंटरी हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यूज इन द सेंस दैट इन्वेंटरीज आर स्टैंडर्डाइज्ड। जो भी इन्वेंटरीज बनाई गई हैं ये इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं कि इनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट बहुत सब्जेक्टिव होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं वो भी सब्जेक्टिव हो जाते हैं, वहीं पर ये जो होती है बहुत ऑब्जेक्टिव हैं। इनमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी हाई हो जाती है, वो भी यहाँ पे बेटर देखने को मिलती है। इन्वेंटरीज आर ऑल्सो सुपीरियर टू प्रोजेक्टिव टेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद इन्वेंटरीज टू। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इवन दो गुड एट वैलिडिटी, सम पीपल स्टिल फेक देयर आंसर्स एंड रेस्पॉन्ड इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छे हम दिखेंगे। वो वाली प्रॉब्लम यहाँ भी हम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसमें भी ये बेसिक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने तो कवर ही कर लिया है इसको, वेरी गुड। तो हमारी यूनिट 3 यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। ये टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें हैं छोटी मोटी दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये था हमारा यूनिट 3 का सेकंड पार्ट, 7th वीडियो था आज का। कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो ड्रॉप कीजिएगा। मेजर टॉपिक तो हमारा आज का रोशेंग ब्लॉड टेस्ट ही था, उसी को आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, समझने तो सभी हैं। फिलहाल इन सबसे मुलाकात आपकी आगे और होती रहेगी, यहीं पर बात खत्म होती नहीं है। और मैं मिलूंगी आपसे 4th यूनिट के साथ, 1 ब्लॉक के 4th यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।